इसी क्राइम तक कहानी में मैंने आपको कई ठगों की कहानियाँ सुनाई। और हमारे यहाँ तो कहते हैं ठग आज़म एक ही शख्स को ये खिताब जाता है, और वो है नटवर लाल मिथिलेश कुमार, जो मैंने जिक्र भी किया, आपको कहानी भी सुनाई। मैं उनके घर तक गया तो मिस्टर नटवर लाल, उनके गांव में उनको लोग प्यार से यही कहते हैं आज भी। नटवर लाल के बारे में किस्सा आपको पता होगा। लाल किला हो, राष्ट्रपति भवन हो, या फिर ताजमहल हो, पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने बेच दी थी, उनके नाम पर है। ये सारी चीज़ें बिकी और बड़े बड़े कारनामे किए नटवर लाल ने। पुलिस हिरासत से भी भागे, व्हील चेयर से उठकर। मुझे नटवर लाल की इन सारी कहानियों पे ही ऐसे ही बैठा हुआ सोच रहा था, और मुझे लगा कि हिंदुस्तान के नटवर लाल तो मिथिलेश कुमार है, दुनिया का नटवर लाल कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा कॉमन ठग कौन कौन हो सकता है? तो मैंने बहुत पढ़ाई की, रिसर्च की इस बारे में। एक नाम सामने आया। अब उस नाम के बाद मुझे लगा कि वो कहानी आप तक पहुंचानी जा रही, कि इसलिए कि वो जो नाम सामने आया, कम से कम नटवर लाल का नाम मिथिलेश कुमार है। नटवर लाल या मिथिलेश कुमार जीरादी जो देई है बिहार में, सिवान के पास, वहाँ पैदा हुए, वहाँ के रहने वाले। लेकिन आज जिस दुनिया के सबसे बड़े नटवर लाल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसकी खासियत ये है कि दुनिया के 5 लैंग्वेज जानता है, और उसके 1-2 नाम नहीं है, 47 नाम है, 47 अलग अलग एजेंसियों ने, अलग अलग लोगों ने दिए। चार्ल्स ग्रोमर, एल्बर्ट फिलिप्स, रॉबर्ट जॉर्ज वेगनर, इनर, विक्टर लस्टिन, ये सारे नाम हैं। लेकिन कोई भी दावे से ये नहीं कह सकता कि इन 47 में से उसका असली नाम कौन सा, या वो असली नाम इन 47 नामों की लिस्ट में है भी कि नहीं। चलिए, ये तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके बारे में ये कहा गया कि ये ऑस्ट्रिया हंगरी एक में जगह थी, होस्टाइन, वहाँ 1890 में पैदा हुआ, 1890 में। अब ये चेक रिपब्लिक के तहत आता है, लेकिन जहाँ पैदा हुआ है इसके माँ बाप, उसके बारे में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वाकई वो वहाँ पैदा हुआ था। तो जिस शख्स के असली नाम तक को लेके भ्रम हो आज भी, जिस शख्स की पैदाइश कहाँ, उसकी फैमिली, उसकी पूरा जो कुंडली, वही नहीं पता हो, और उसने जानबूझ के ऐसा किया, तो फिर ऐसे शख्स की कहानी सुननी बनती है। 47 नाम में से असली नाम भी आज भी एक अगर रहस्य और राज हो तो। खैर, FBI के रिकॉर्ड में, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, जिसको सबसे ज़्यादा तंग किया इस शख्स ने, उसने इसका नाम रखा है विक्टर लस्टिन, बल्कि विक्टर लुस्टिन। तो इसी नाम से हम बात करेंगे इस ठग की, विक्टर के नाम पे। विक्टर चेक रिपब्लिक में पैदा हुआ, जो दस्तावेज कहते हैं, लेकिन इस पे कोई मुहर नहीं लगाता। उसके बाद धीरे धीरे ये बड़ा हुआ, बचपन से ही बेहद तेज दिमाग, 5 लैंग्वेज इसने ज़ुबानें सीखी, और इसे लगा कि दुनिया में कुछ पैसे कमाने के लिए अलग करना चाहिए। और ये लोगों से इसको बातें करना बड़ा पसंद था, बचपन से ही बहुत बातूनी। और इन्हीं बातों के चक्कर में ये लोगों के मन में या उनके बारे में जो भी होता था, ये जान लेता था कि ये आदमी किस टाइप का, क्या सोचता है, इसके शौक क्या है, और ये उसके बड़े काम आता था, उसके पेशे के। ख़ासतौर पर इकोनॉमी की बहुत बात किया करता था ये। और इसने जिस तरीके से आगे चल के अपने कारनामे को अंजाम दिया, उसकी शुरुआत एक चीज़ से की
ये सबसे पहले इसने नकली नोट, बल्कि नकली भी नहीं, उसको असली नोट की एक मशीन ईजाद करने का दावा किया कि एक उसके पास ऐसी मशीन है जिससे करेंसी छपती है ओरिजिनल, और ये उसने अफवाह फैलाई। और उसमें ये था कि एक मनी बॉक्स के टाइप पे उसको नाम दिया। वो एक टिन का डब्बा था, उस टिन के डब्बे के अंदर कुछ ये केमिकल और बाकी चीज़ें करता, लोगों को दिखाता और कहता कि इसमें आप $100 का ओरिजिनल आप करेंसी डालें और थोड़ी देर के बाद आपको डबल निकलेगा उसमें से, और डबल निकलता। बट ये बताता कि इस मशीन की खासियत ये है कि इसमें फटाफट नोट नहीं निकलता। एक बार इस मशीन में करने में कम से कम 6 घंटे लगते हैं, एक को डबल करके और फिर दूसरे को डबल करने के बीच में, क्योंकि वो केमिकल प्रोसेस और बाकी यही लोगों को समझाता। अब इसके काम करने का तरीका क्या था? ये पानी के जहाज़ पे सफ़र करता। उस वक्त ज़्यादातर ट्रैवल के लिए ये ज़्यादा कारगर था। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बड़े बड़े शिप पे ये बैठता और वहाँ अपने आप को ये अमीरों में शुमार करता, बताता मैं बेहद अमीर हूँ, बिजनेस है मेरा लंबा चौड़ा, और फिर उनसे लंबी लंबी बातें करता, इकोनॉमी के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में। और फिर मौका मिलते ही उनको बताता है कि उसके पास नोट छापने वाली एक मशीन है, और बाकायदा वो उनको डेमो देता। कहता है कि आप इसमें $100 डालिए, ये डबल होके निकलेगा, ये छप कर निकलता है इसमें से। और सच में थोड़ी देर के बाद $100 का नोट बाहर निकल आता। अब वो इसे दिखाता, लेकिन बताता कि इसका एक टाइम फ्रेम है, फटाफट ये नहीं कि आप हर मिनट में निकाल रहे हैं, छाप रहे हैं। अब इसके काम करने का तरीका ये था कि उस बॉक्स में ये पहले से कई डॉलर रख देता ओरिजिनल, और उसके बाद सामने वाले से कहता है कि आप पेपर दीजिए या देखिए, और ये उसी डॉलर के साइज़ का पेपर ब्लैंक वो उनके सामने डालता, और फिर थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटा वेट कराता, और फिर ओरिजिनल डॉलर जो है वो निकाल के उनके सामने रख देता, जो पहले से ही उस बॉक्स के अंदर वो छुपा के रखता था। लोगों की आंखों के सामने होता, आंखों के सामने नोट डबल होता, किसी को कोई शक करने की गुंजाइश नहीं थी। और इसके बाद जब उसे पता हो जाता, वो पूरा कैलकुलेट करके चलता था कि अब ये जो उसका डेस्टिनेशन है, जो कि समंदर में पानी के जहाज़ पे जब पहले सफ़र होता था तो हफ्ता 10-10 15-15 दिन आप लगातार ट्रैवल कर रहे होते थे। तो अब इसे पता था कि अब किनारा आने वाला है, उतरने वाले हैं, तो उससे पहले ही अपना खेल शुरू करता। वो कहता है कि ये मामूली सा टिन का डब्बा है, मशीन छापने है, मेरे पास और भी है, तो जिसको भी ख़रीदना है बोली लगा लो। इस दौरान में सब बात करते थे। अब लोग बोली लगाते, लेकिन वो जब तक उतरने वाला नहीं होता कभी ये नोट छापने की मशीन बेचता नहीं, क्योंकि उसे पता था जहाज़ में उसका भेद खुल सकता है। तो अब जहाज़ किनारे पर लगने वाला और बोली शुरू हो गई, और उसके बाद इसने नोट छापने वाली मशीन के डब्बे को $10,000 से लेकर $30,000 तक बेच दिया। अब 10,000 से लेकर 30,000 $30,000 करीब 2 करोड़ उस वक्त, जो भी कैलकुलेट कर लें, अभी तो $75 पर डॉलर है। तो इसने ऐसे एक मतलब बेकार सा टिन का डब्बा जिसकी कीमत शायद $1 भी नहीं होगी, उनको इसने इतने महंगे दाम पर बेचा क्योंकि इसमें नोट डबल होता है, और इसी तरीके से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता। थोड़ा वक्त बीता, एक बार ऐसे ही ट्रैवल करते करते ये पेरिस पहुंचा, फ्रांस की राजधानी। पेरिस में ये एक मामूली से जगह पे ठहरा हुआ था,
1925 की बात है। ये यूरोप के टूर से होते होते ये पेरिस पहुंचा था। एक दिन अपने एक बहुत ही घटिया से जिस होटल में ये ठहरा था वहाँ बैठा हुआ था और अचानक उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर लगा। न्यूज़पेपर पढ़ने लगा लोकल के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। उस न्यूज़पेपर में एक स्टोरी पढ़ी उसने। स्टोरी ये थी कि एफिल टावर जो है वो जंग लगने लगा है। एफिल टावर जो है वो गया आया कि सही इसकी इंजीनियरिंग नहीं हुई, ये गिर सकता है और उसके रखरखाव और मेंटेनेंस पे काफ़ी खर्च हो रहा है। तो उसमें पूरा डेटा भी दिया था उस रिपोर्ट में, उस न्यूज़पेपर में, और उसकी मरम्मत पे, मेंटेनेंस पे काफ़ी खर्चा हो रहा था और ये लोगों के टैक्स का पैसा था। लोग बहुत जागरूक थे। उन्होंने कहा कि हमारे पैसे एक बेकार सी इस चीज़ पे, एक लोहे के सामान पे क्यों वेस्ट हो। तो उसमें एक सर्वे भी कराया था उस रिपोर्ट में और उस सर्वे में ज़्यादातर लोग पेरिस के ये चाहते थे कि एफिल टावर को गिरा दिया जाए और इसको यहाँ से हटा दिया जाए क्योंकि ये बहुत खर्चीला है। जब उसने ये रिपोर्ट पढ़ी, अखबार में खबर पढ़ी, उसी वक्त विक्टर के दिमाग में एक आइडिया आया और यहीं से वो मतलब एक ठगे आजम टाइप से आप कहें उसको खिताब मिला। उसने एफिल टावर बेचने का एक प्लान बनाया और इस प्लान के लिए उसने सबसे पहले अपना होटल चेंज किया और वहाँ के जो सबसे महंगा होटल था पेरिस का उस वक्त का, उस होटल में उसने कमरा बुक कराया। कमरा बुक कराने के बाद इसने महंगी गाड़ी ली और फिर ये पता करने की कोशिश की कि पेरिस में सबसे बड़े और अमीर जो कबाड़ की चीज़ें खरीदते हैं वो कौन लोग हैं। इसके बाद इसने अपना लोकल कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए ये पता करना शुरू किया कि इस तरह के कबाड़, लोहे और ये सारी चीज़ें कौन कौन लोग खरीदते हैं। उसने एक लिस्ट बनाई फिर ऐसे लोगों की। लिस्ट बनाने के बाद ये जो होटल डी क्रिलॉन, इसमें ये ठहरा था, काफ़ी महंगा ये होटल था। और फिर उसने स्क्रैप डीलर, यानी जो कबाड़ बेचते हैं उनको स्क्रैप डीलर, उन सब की लिस्ट बनाने के बाद उन सब को एक इनविटेशन भेजा और कहा कि जो फ्रांस की गवर्नमेंट है उसका एक मिनिस्टर आप लोगों के साथ एक मीटिंग करना चाहता है इस होटल में इतने बजे इतने तारीख को। अब स्क्रैप डीलर जितने हैं वो भी खुश कि सरकार की तरफ से इनविटेशन है। सारे लोग तय तारीख पर बताए हुए जगह पे पहुंच गए। वहाँ जाने के बाद विक्टर उनके सामने पेश होता है। अपने आप को वो टेलीग्राफ एंड पोस्ट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बताता है फ्रांस का, और फिर उनके सामने वो कहानी रखता है। कहता हमारी गवर्नमेंट लोगों की राय से एग्री करती है। हमारे लिए एफिल टावर बहुत खर्चीला हो रहा है, इसका मेंटेनेंस बड़ा महंगा है और ये गिर भी सकता है, इंजीनियरिंग इसके ठीक नहीं है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एफिल टावर को हम गिराएंगे और इसके गिराने के बाद अराउंड 7,000 टन लोहा लगा हुआ है इस एफिल टावर में, 7,000 टन। तो बोला कि उसके लिए बोली लगानी है, तो आप में से जो भी बोली लगा सकता है, आप जिसकी बोली सबसे ज़्यादा होगी उसे ये पूरा एफिल टावर का ये 7,000 टन लोहा स्क्रैप में दे दिया जाएगा। अब यहाँ करने के बाद उसकी नज़र विक्टर की ये थी कि इन सारे स्क्रैप डीलर में से सबसे ज़्यादा सीरियस और सबसे ज़्यादा इजी शिकार कौन बन सकता है। तो वो बात भी कर रहा है, लोगों की बात भी सुन रहा है और फिर वो उनके ऊपर नज़रें भी गड़ाया हुआ कि इनमें सबसे इजी शिकार कौन हो सकता है। इत्तेफाक से उसने थोड़ी देर के बाद देखा एक एंड्रे पॉइजन नाम का शख्स था और जब हर एक ने अपना इंट्रोडक्शन दिया
तो पता चला कि वो पेरिस में हाल ही में आया, इससे पहले वो किसी और फ्रांस के किसी और पार्ट में रहता था। विक्टर को लगा कि ये बेहतर टारगेट है उसके लिए, क्योंकि एक तो पेरिस से अनजान है, भी आया है, यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ की गवर्नमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है। फिर उसने उससे बातचीत शुरू की। इसके बाद उसने एक लेमोजिन किराए पे ली और अलग अलग खेप में उसने कहा कि आपको चलो एफिल टावर के हम दौरा करके लाते हैं और ये ऐसे गिरना है और कैसे गिराना है और कैसे स्क्रैप लेना है। तो सारे जो स्क्रैप डीलर थे जिनको उसने शॉर्टलिस्ट किया, उनको बाकायदा एक एक करके वो वहाँ तक ले गया, एफिल टावर के चक्कर कटवाए, दिखाया, सरकार के आइडियाज़ बताए, फिर वापस होटल में लाया। इसके बाद सभी अपने अपने जो बिट थी वो लगा के चले गए। अब बचता है ये पॉइजन जो बाहर से आया था, इसको रोक लिया विक्टर ने। फिर उसने कहा कि इस बिट को हमारे नाम करने के लिए आप हमारी कुछ हेल्प कीजिए। विक्टर ने कहा कि देखो, मैं सरकार में मिनिस्टर ज़रूर हूँ, लेकिन सैलरी बड़ी कम है, और अगर तुम हमारी कुछ जेब भर दो तो हम तुम्हें बता कर सकते हैं। उसने उस वक्त उसको $20,000 रिश्वत के दिए कि ठीक है ये हमारी मदद करेगा, प्लस $50,000 उसने कहा कि अगर तुम ये बता दो कि मिनिमम बिट कितने की आएगी और मैक्सिमम, तो उस हिसाब से मेरे ही नाम पे बोली खुले। तो $70,000 पॉइजन ने विक्टर को रिश्वत दे दी इस एफिल टावर के कबाड़ को खरीदने के लिए, ताकि उसी के नाम पे बोली लगे। 70,000 लेने के 5 घंटे के अंदर अंदर होटल खाली कर विक्टर वहाँ से ऑस्ट्रिया भाग जाता है। ऑस्ट्रिया जाने के बाद अब वो अगले दिन का अखबार का इंतज़ार कर रहा होता है कि फ्रांस या पेरिस की कोई खबर आए, क्योंकि इतना बड़ा उसने एक ठगा है। एफिल टावर को गिराकर उसके कबाड़ को बेचने के लिए 70,000 उसने ऑलरेडी ले लिया है। तो उसे पूरी उम्मीद थी कि पेरिस और फ्रांस के ज़्यादातर अखबार के पहले पन्ने पे ये खबर छपेगी, लेकिन उसे हैरत हुई, अगले 2-3-4 दिन तक किसी भी न्यूज़पेपर में ये स्टोरी ही नहीं थी। उसे लगा ये कैसे, फिर उसको दिमाग लगा और उसने कहा कि शायद पॉइजन नहीं चाहता होगा कि वो बदनाम और बेइज्जत हो, लोग उस पर हंसें कि एफिल टावर जैसी चीज़ों के लिए भी तुमने रिश्वत दे दी कि कबाड़ में बिकेगा, तुमने सोचा कैसे। तो उसे अपनी बेवकूफ़ी, अपने लुटने का एहसास हो गया, और ये बात सच था। पॉइजन ने बाद में बताया कि शर्म के मारे उसने रिपोर्ट नहीं की, और यही वजह है कि किसी को दुनिया को पता नहीं चला और ये अखबार में खबर नहीं आई। तो जब 3-4 दिन के बाद यकीन हो गया कि ये खबर नहीं आएगी, विक्टर ने फिर हौसला दिखाया। वो वापस पेरिस जाता है, कहता है एक बार बेच चुका है, एक बार और एफिल टावर बेचता हूँ। दोबारा पहुँचता है और दोबारा वो अब नए होटल में रहकर इसी तरीके से नए शिकार को तलाशता, उनके साथ मीटिंग करता है, कुछ पैसे भी ले लेता है एडवांस। लेकिन इसी में से एक स्क्रैप डीलर को कुछ डाउट हो जाता है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन पुलिस इससे पहले कि पहुंचती विक्टर वहाँ से निकल लेता है, और फिर वो वहाँ से भागकर सीधे अमेरिका पहुँच जाता है। अमेरिका पहुँचने के बाद वो फिर अपने पुराने धंधे पर लौट आता है, उसी नोट बनाने वाली मशीन पर, और वहाँ लोगों को इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाता है। लेकिन उसका फिर से सुर्खियों में और FBI तब पीछे पड़ती है जब एक टेक्सास के पुलिस अफसर को वो नोट बनाने की मशीन देता है, और उसके बदले में उससे करीब $1.25 $1.23 है एग्जैक्ट, वो उस बक्से के लिए उससे ले लेता है। इतना ही नहीं, फिर शिकागो के एक बिजनेसमैन से भी वो इसी तरीके से इस डॉलर के नाम पर कि ये मशीनें हैं, नोट छपते हैं, इससे डबल होता है, ले लेता है। इस बीच में अमेरिका में उसे अब एक खतरा ये हुआ कि
पुलिस पकड़ सकती है, या कुछ लोग जिनको उसने ठगा है उनको पता चल गया तो वो उसे मारेंगे। उसे लगा कि उसे कौन शेल्टर दे सकता है, कौन पनाह दे सकता है। फिर उसे पता चला कि उस वक्त शिकागो का सबसे बड़ा एक गैंगस्टर था, उसका नाम था अल कपोने। उसके नाम का दबदबा था, तूती बोलती थी। उसने ये भी पता किया कि अल कपोने का अगर कोई बता दे कि मैं उसका दोस्त हूँ तो फिर उसके ऊपर कोई हाथ नहीं रखता था, कोई मतलब उसकी तरफ देखता भी नहीं था। विक्टर एक रोज़ अल कपोने के पास पहुँचता है, उससे कहता है कि मुझे $50,000 लोन चाहिए। मैंने एक फाइनेंस स्कैम के ज़रिए इसको डबल कर दूंगा 2 महीने के अंदर, और मैं आपके पैसे भी लौटा दूंगा और उसमें जो प्रॉफिट होगा वो भी आपको देंगे। अब अल कपोने को कोई ठगने की हिम्मत तो कम से कम उस वक्त शिकागो में कर नहीं सकता था। सबसे बड़ा गैंगस्टर, सबसे बड़ा डॉन, और उसके पास कोई जाकर लोन मांगे और कहे 2 महीने में लौटा देंगे और साथ में आपको मुनाफा भी देंगे। अल कपोने ने $50,000 विक्टर को दे दिया। विक्टर वो $50,000 अपने घर लेकर आता है और घर में एक जगह पे उस पैसे को एक बॉक्स में रख देता है। 2 महीने तक उस पैसे की तरफ वो देखता नहीं है, पड़ा रहता है। ठीक 2 महीने बाद जब उसने वादा किया था वो पैसे निकालता है, अल कपोने के पास जाता है, कहता है ये आपके $50,000, मैंने 2 महीने का वादा किया था। हालांकि मेरा जो इस बिज़नेस के लिए मैंने कहा था कि एक फाइनेंस स्कैम करेंगे और उसमें से होगा, तो बोला वो डूब गया मेरा, तो उसमें मुनाफा नहीं हो पाया, और लेकिन किसी तरीके से जोड़ के और आपसे वादा चूके किया था, आपके पैसे मैं वापस लेकर आया, ये 50,000 आप वापस रख लीजिए। अल कपोने उसकी इस ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसने उसको 5,000 वापस किए इनाम में कि तुम ईमानदार आदमी हो। इसके बाद उसने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, आज के बाद तुम्हें कोई भी मदद हो तो बताना। और यही सिर्फ वो चाहता था कि एक गैंगस्टर का उसके सर पे हाथ हो, ताकि कोई पुलिस वाला, कोई और आदमी उसको कुछ धमकाए नहीं। और ये दोस्ती उसने अपने दिमाग से, तिकड़मी दिमाग से कमाया। 50,000 लिए, कोई खर्च नहीं किया, 2 महीने घर में रखा रहा, 2 महीने बाद ले आके लौटा दिया। 5,000 इनाम भी लिया और भरोसा भी जीता। उसके बाद कई ऐसे इंसिडेंट हुए जब उसको किसी ने पीछा किया, मारने की कोशिश की, वो अल कपोने के पास पहुंच जाता। अल कपोने फिर उसका शेल्टर बन जाता, ढाल बन जाता। वहाँ पे एक वक्त ऐसा आया कि इसने फिर दिमाग में ये था कि जो मशीनें हैं नोट छापने की, ये तो इसने बहुत बेचे। अब उसे लगा कि सच में नकली नोट का धंधा करना चाहिए। फिर इसकी एक शख्स से मुलाकात होती है और उस शख्स के ज़रिए ये नकली नोट के धंधे में लग जाता है, और उसके ज़रिए फिर नकली नोट छापता है। और कोरियर कंपनी में कुछ लोगों से मिलकर और अपने दिमाग से वो नकली नोट बाकायदा कोरियर के ज़रिए अमेरिका के अलग अलग शहरों में भेज देता है। इत्तेफाक से कुछ बैंक वालों की नज़र पड़ती है, नकली नोट पकड़ में आ जाता है, मामला FBI तक जाता है। FBI जो है अब इसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन नाम पता नहीं, हुलिया पता नहीं। और FBI के लोग इसके पीछे तब से हैं जब से इसने पुलिस वाले को लेकर बाकी सबको चूना लगाया। करीब 10-15 साल हो गए, लेकिन FBI इसका कोई पता नहीं कर पाई थी, पेरिस से लौटने के बाद से लेकर तब तक। 1930 में इसने विक्टर टॉम शॉ नाम के एक केमिस्ट के साथ दोस्ती की थी, और फिर इन दोनों ने ही मिलके जो असली बिल होते हैं, जैसे डॉलर करेंसी होती है, कुछ बिल होते हैं वो भी करेंसी के इक्वल होते हैं, उनके नकल छापने शुरू किए और उनको जगह जगह बांटने शुरू किए। कहते हैं एक वक्त में अमेरिका के बहुत सारे बैंक में असली से ज़्यादा नकली नोटों की भरमार हो गई थी, सिर्फ विक्टर की वजह से, जो इसने भेजना शुरू किया। लेकिन फिर एक रोज़ टॉम शॉ पकड़ा गया और टॉम शॉ ने सारी सच्चाई बता दी पुलिस को, FBI को।
अब FBI इसके पीछे पड़ी, लेकिन अपने पार्टनर की गिरफ्तारी के बाद भी ये चकमा दे के भागता रहा। हुलिया बदल लेता, मूछें बढ़ा लेता, कभी दाढ़ी रख लेता, कभी गंजा हो जाता, कपड़ों का स्टाइल बदल देता। FBI ने पूरी कोशिश कर ली लेकिन पकड़ा नहीं, और इसको पकड़ नहीं पाई। एक इसकी गर्लफ्रेंड बनी अमेरिका में, और बिली नाम था उसका। इसने पूरी दुनिया में हर एक को चूना लगाया, हर एक को धोखा दिया। आखिर में इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे धोखा दिया। इसकी गर्लफ्रेंड को डाउट था कि इसका चक्कर किसी और, एक और उसकी दोस्त हुआ करती थी, उसकी वाइफ के साथ है। और किसी ने कान भरे, बिली को गुस्सा आया, और बिली ने एक दिन सीधे, उसे मालूम था कि FBI और सारे लोगों में ये वांटेड है, उसने FBI के एक अफसर को फ़ोन कर दिया और एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया कि आप जिसे ढूंढ रहे हो इतने सालों से, वो विक्टर कहाँ है। FBI की टीम उस बताए हुए जगह पे पहुंचती है और वहीं विक्टर मिलता और उसे अरेस्ट कर लेते और पहली बार FBI विक्टर का हुलिया और सारी चीज़ें देखती है। पकड़ने के बाद उसको FBI हेडक्वार्टर लाया जाता है। FBI हेडक्वार्टर में उसको रखा जाता है। अगले दिन उसकी पेशी थी कोर्ट में। 3rd फ्लोर पे FBI की जो बिल्डिंग थी उसकी 3री मंजिल पे विक्टर को रखा गया। सुबह नेक्स्ट डे करीब 9 से 10 का वक्त था। लोगों ने देखा कि FBI की बिल्डिंग में, आपने बहुत सारे जो ऊंची ऊंची इमारतें देखी हैं, उसमें अगर ग्लास होता है जैसे हमारे बिल्डिंग में भी है, तो इसकी सफाई होती है। कुछ लोग क्रेन से और उस पर चढ़कर ग्लास को साफ करते हैं, शीशों को जो खिड़कियों के होते हैं या फिर पूरी बिल्डिंग के ही शीशे होते हैं। तो उन्होंने देखा कि हाउसकीपिंग या वो जो सफाई करने वाले का जो वर्दी होता है, उसी में एक शख्स खिड़की साफ कर रहा है। सैकड़ों की भीड़ थी, सड़क पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। FBI की बिल्डिंग इतनी बड़ी थी, FBI की बिल्डिंग के सैकड़ों कर्मचारी थे। वो नीचे से ऊपर देख रहे हैं, एक बंदा सफाई कर रहा है और वो सब कुछ अपने अपने काम में लगे हुए हैं। वो धीरे धीरे सफाई करता है, 3rd फ्लोर से 2nd पे आता है, 2nd से ग्राउंड पे आता है, 1st से ग्राउंड पे, उसके बाद सफाई का सामान उठाता है और FBI के मेन गेट से बाहर निकल जाता है। ये विक्टर था। जिस दिन उसको कोर्ट में पेश होना था, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर इसने FBI के ही बिल्डिंग में जो पता किया कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या होता है, और उतनी ही देर में उसने कुछ लोगों को रिझाया। एक जो सफाई कर्मचारी था उसको अपने साथ मिलाया, वो वर्दी ली जिससे लोग ग्लास क्लीन करते हैं, वो ड्रेस पहनी, वो सामान लिया, वो पोछा लिया, वो सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट। और सेम वो करता हुआ FBI के लोगों की नज़रों के सामने, उनके सामने से वो 3rd से नीचे तक आया और निकल गया और किसी ने उसको रोका तक नहीं। बाद में जब पता चला तो FBI के हाथ पैर फूल गए। लेकिन फिर 27 दिन के बाद आखिरकार उसको पकड़ लिया गया। 27 दिन के बाद FBI पीछे लगी हुई थी, फिर वो दोबारा गिरफ्तार हो गया। दोबारा गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में उसे 20 साल की सज़ा हुई उसकी तमाम फॉर्जरी के लिए। 20 ईयर्स की सज़ा थी, लेकिन 1947 में विक्टर की बीमारी की वजह से जेल के अंदर ही मौत हो गई। वो अपनी सज़ा पूरी नहीं कर पाया था। FBI की जो पूरी अपनी एक केस डायरी है, पूरा केस का वो है, उसमें इसके बारे में पूरी डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन FBI खुद ही एक जगह लिखती है कि हम दावे से नहीं कह सकते कि इसका नाम विक्टर ही था, दावे से ये नहीं कह सकते कि ये
वाकई चेक रिपब्लिक में ही पैदा हुआ था। बल्कि दावे से ये भी नहीं कह सकते कि इसने अपने जीते जी कितने लोगों को ठगा, कितने लोगों को चूना लगाया, क्या क्या बेचा, कितना बेचा, मशीन नोट छापने वाली कितनी बनाई, और एफिल टावर जैसी और कितनी चीज़ें इसने बेची। इस बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये इतना शातिर था और वन मैन आर्मी, कभी किसी को साथ लेकर इसने काम ही नहीं किया। तो ये थी कहानी उस ठग की जिसने सीधे एफिल टावर को ही जो है वो कबाड़ के हाथों बेचने की 2 बार, दूसरी बल्कि पैसे भी ले लिए थे इसने। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार आपसे फिर कहूँगा कि crimetakt.in क्राइम की कहानियाँ सुनने के साथ साथ अगर पढ़ना भी है, पढ़ के देखना भी है, आपको समझना भी है, तो ज़रूर crimetakt.in पे जाएं, क्लिक करें, पढ़ें, अपने सुझाव दें, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो अच्छी चीज़ें बताएं, जहाँ पे सलाह मशवरा है कि आपको देना चाहते हैं वो ज़रूर दें, जहाँ कमियां हैं वो भी बताइए। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।